हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द स्पार्कल जीएस क्लासेस। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हमने बताया था संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स, अब तीसरी रिएक्शन का नंबर आता है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, उस चैप्टर के एक टॉपिक को हल्का सा समझना होगा, जिसके लिए आप विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में रखा जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक और लेड, और नीचे आता है आप गोल्ड तक जितने भी ये धातु दिखाई दे पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है ऊपर वाले धातुओं की, और सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है फ्रेंड्स नीचे वाले धातुओं की। और बीच वाले जो धातु होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता होती है मध्य, मतलब बीच वाली जो होती है ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आप इसको ध्यान से देखें, जिससे कि आपको विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशीलता वाले जो तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यानी कि कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व को वहां से हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं फ्रेंड्स, देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इधर है फेरिक यानी कि Fe, और ये है एक कंपाउंड या फिर यौगिक जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। अब इन दोनों में हमें ये देखना है फ्रेंड्स कि इन दोनों में किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। तो आप इस वाली टेबल में आ जाएं जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी, जो कि मैंने आपको इसीलिए पहले बताई थी। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे की ओर, यानी कि ऊपर ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है और नीचे कम अभिक्रियाशीलता होते हुए तत्व चले गए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फेरिक और कॉपर में सबसे ज़्यादा, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है। तो इस वाली टेबल में देखते हैं, सोडियम के पास आपका आ जाता है फेरिक यानी कि ऊपर से जब हम देखेंगे तो फेरिक की अभिक्रियाशीलता फ्रेंड्स ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम है और आयरन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। अब आ जाएं आप रिएक्शन पे। ये मैंने बताया फेरिक, और ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम है और फेरिक की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। तो जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व को उस यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व हमारा होता है फेरिक और कम क्रियाशीलता वाला तत्व होता है कॉपर। तो कॉपर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है, और जो फेरिक है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है फेरिक सल्फेट, जैसा कि आप रिएक्शन में देख पाते होंगे। फ्रेंड्स, अब सेकंड एग्जाम्पल भी आ जाता है। सेकंड एग्जाम्पल भी सेम इसी की तरह है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। जिंक जो कि Zn है और कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, और वो कंपाउंड, मतलब कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जो कि विलयन है। तो जिंक जो होता है, अब देख लेते हैं इसमें कि जिंक की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है फ्रेंड्स किससे? कॉपर से। तो जैसा कि ऊपर लिखा है डेफिनेशन में कि अधिक अभिक्रियाशीलता वाले तत्व कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व को रिप्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसकी अभिक्रियाशीलता है फ्रेंड्स ज़्यादा और कॉपर की अभिक्रियाशीलता है कम। तो जिंक वाला जो होगा वो कॉपर वाले को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और अपने आप खुद एक यौगिक बना लेगा जिसका नाम होता है जिंक सल्फेट, और कॉपर को यहाँ से बाहर कर देता है। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी क्या होता है, एक तो पीवी जो होता है ये लेड का फॉर्मूला होता है, जिसको साधारण भाषा में हम बोल देते हैं शीशा। तो फ्रेंड्स, लेड और इधर है कॉपर क्लोराइड। अब लेड और Cu में हमें यह देखना है कि किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है और किसकी अभिक्रियाशीलता कम है। आ जाओ इस टेबल में, तो देख लेते हैं। Pb हमारा ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे, यानी कि Pb जो लेड होता है इसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है किससे? कॉपर से। तो भैया जिसकी अभिक्रिया ज़्यादा होगी वो कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व को हटा देगा। तो फ्रेंड्स, Pb यहाँ से कॉपर को हटा देगा और Pb क्लोराइड के साथ खुद रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लेगा। तो फ्रेंड्स, इसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, यही होती है विस्थापन अभिक्रिया। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स,
इसमें होता है बे अभिकारक, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होता है और कैसे आयनों का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस साइड में एरो का जो निशान होता है, एरो के निशान की टेल की साइड में अभिकारक होते हैं और जो उसका हेड वाला निशान, हेड की डायरेक्शन जो होती है फ्रेंड्स, वो सब प्रोडक्ट होते हैं या फिर उत्पाद होते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के बीच ही आयनों का आदान प्रदान होता है। तो फ्रेंड्स कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर है आपका बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट में से जो SO4 होगा ये Ba के साथ रिएक्शन कर जाएगा, यानी कि बेरियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा और बना लेगा बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या बच्चा हमारा N2 और इधर बच्चा Cl2 और N2 को जब हम ऐड करेंगे तो 2NaCl यानी कि बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि SO4 जो है वो Ba के साथ आदान प्रदान कर लिए, क्योंकि इन्होंने अपना एक आयन आदान किया और इन्होंने एक अपना आयन प्रदान किया, मतलब एक दूसरे के जो कंपाउंड थे, अभिकारक जो थे, इन्होंने अपने आयनों को एक्सचेंज कर लिया, जिसके कारण एक नया कंपाउंड बना जिसका नाम है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसने तो इसके साथ रिएक्ट कर गया, अब बचा Na2 और Cl। तो ये फ्रेंड्स इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों की समझ में रिएक्शन आई होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आई आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स।